Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidikilor. Everybody knows that our courts, Indian courts, are absolutely overburdened with cases. How much overburdened? जो लोअर कोर्ट्स होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, उनमें 4.5 करोड़ से अधिक केसेस इस समय पेंडिंग है. अगर उनको सॉल्व करने की कोई बहुत अच्छी स्पीड भी लगा दी जाए तो भी अगले 100-150 साल तक ये केसेस खत्म नहीं होंगे. देन देर आर मोर देन 60 lakhs केसेस इन आवर हाई कोर्ट्स. देर आर ओनली 25 हाई कोर्ट्स. हमारे देश के अंदर जो हाई कोर्ट के जजेस हैं अप्रॉक्सीमेटली 1000 के करीब है. पर डे 1000-2000 केसेस भी सॉल्व करेंगे तो भी 60 लाख केसेस को सॉल्व करने में कई दशक निकल जाएंगे. एंड देन देर आर मोर देन 70,000 केसेस इन सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में भी सिर्फ 30 जज हैं, 31 जज हैं, 32 जज हैं. मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ जजेस हैं एंड द केसेस इन फ्रंट ऑफ देम आर 70,000. मतलब कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो कंप्लीटली क्लॉग हो गया है सोनली बाय द नंबर ऑफ केसेस. जस्टिस काफी दूर की बात हो गई है. बट देर आर सेवरल इश्यूज एंड सेवरल सिचुएशंस वेयर जस्टिस की बजाय सॉल्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट. कई बार कुछ इकोनॉमिक डिस्प्यूट होता है, वहां पे जस्टिस नहीं सॉल्यूशन इज विच इज बीइंग लुक्ड फॉर. उसके लिए हम थोड़ा सा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की तरफ जा सकते हैं. रिसेंटली यूनियन लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू, वो पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे, इन्होंने रिसेंटली संडे को गुजरात में सबसे कंट्री का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर लॉन्च किया विच वुड एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी. इंडिया के जितने भी स्पोर्ट्स सेक्टर में कोई डिस्प्यूट होते हैं, अगर वो डिस्प्यूट कोर्ट या ट्रायल की फेज पर ना जाना चाहता हो तो स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन के सेंटर के थ्रू जाके सॉल्यूशन को थोड़ा सा इजीली और थोड़ा सा जल्दी पाया जा सकता है. ये जो स्पेस आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया है, बेसिकली इसके पीछे प्रमोटर्स हैं अहमदाबाद के एससी ट्रांस स्टेडिया प्राइवेट लिमिटेड. वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि बेसिकली स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको फास्ट ट्रैक करने की कोशिश कर रही है. लॉ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस बेसिकली पूरी की पूरी लीगल बैकिंग देगी स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया को, जिससे इन एनीथिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट्स अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो जितनी जल्दी हो सके उस मैकेनिज्म को क्रिएट किया जाए कि कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसको आसानी से रिजॉल्व कर लिया जाए. द पॉइंट हियर इज दैट अगर हम इसको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो आर्बिट्रेशन सेंटर है या जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स है ये क्यों इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट तो प्राइमा फेसी हमारी जो इंडियन कोर्ट्स हैं उनका जो प्रोसेस है, एक तो वो बहुत ही लंबा होता है. ट्रायल इज ऑलवेज अ लॉन्ग प्रोसेस, उसके अंदर समय बहुत ज्यादा लगता है. एंड द नंबर ऑफ केसेस जितने कोर्ट्स में है, रिजल्ट या सॉल्यूशन आने में इतने साल लग जाते हैं कि बाय द टाइम द रिजल्ट्स ऑफ द कोर्ट कम वो बेसिकली पॉइंटलेस हो जाता है. स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया बेसिकली स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए एक फार रीचिंग, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक विजनरी इंपैक्ट करने के लिए क्रिएट किया जा रहा है, ताकि एक रेप्यूटेशन और क्रेडिबिलिटी इंस्टिल हो जाए इंडिया के स्पोर्ट्स सेक्टर में कि यहाँ पे जो भी डिस्प्यूट्स, अगर कुछ किसी भी प्रकार का लीगल डिस्प्यूट होता है या कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट होता है और एनीथिंग इकोनॉमिकल फाइनेंशियल डिस्प्यूट होता है, उसको आसानी से इजीली सेटल किया जा सकता है और स्पोर्ट्स सेक्टर के कुछ दूसरे इश्यूज और कंसर्न्स है उनको ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मैनर में सॉल्व किया जाता है. अब सबसे पहले हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या होता है. कोर्ट्स होती है उनका एक्चुअल पर्पस, ओनली पर्पस है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. सोसाइटी में रहने वाले दो लोगों के बीच में अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाए, सो वी सोसाइटी हैव कम टू द टर्म्स कि इस चीज का सॉल्यूशन जो है वो कोर्ट किया करे जाएंगे, एक जज के पास जाएंगे एंड दे विल गिव द सॉल्यूशन. द सेम थिंग हैपेंस व्हेन एन इंडिविजुअल हैव अ डिस्प्यूट विद द स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट के साथ, और दो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट सॉल्यूशन करती है. सो दे आर प्राइमरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म. लेकिन उसके साथ साथ देयर आर अदर वेज टू सॉल्व डिस्प्यूट्स आल्सो, जिनको कहा जाता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, यानी कि ऐसा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म जो कि नॉन एडवर्सरियल हो. कोर्ट का जो मैकेनिज्म होता है वो है एडवर्सेरियल. एडवर्सेरियल का मतलब कि उसके अंदर दो अलग अलग साइड होती हैं और दोनों कहती हैं कि मेरे पास ट्रुथ है, और एक जज, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी जज होता है जिसके सामने प्रूव करना होता है एक पार्टी को दूसरे पार्टी के अगेंस्ट, यानी कि इट्स एन एडवर्सेरियल, एक दूसरे की एडवर्सरी होती है दोनों पार्टी, तो वो कोर्ट सिस्टम. ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में वो एडवर्सेरियल नहीं, नॉन एडवर्सेरियल अप्रोच होती है, जहां पे आइडिया ये है कि कोऑपरेशन करके अगर दोनों पार्टी एक सॉल्यूशन पर पहुंच सके तो ज्यादा बेहतर रहेगा एक दूसरे के लिए और समय भी खर्च खत्म होगा. इससे बेसिकली जो कोर्ट के ऊपर जो लिटिगेशन का बर्डन है
वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अब जैसे बहुत सारे से जो हमारे 4.5 करोड़ के करीब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केसेस हैं, उसमें से बहुत सारे केसेस होंगे चेक बाउंस के केसेस, ट्रैफिक चालान के केसेस। अब इन केसेस को अगर ये जो कोर्ट्स को लिटिगेशन के द्वारा बर्डन कर रहे हैं, इनको बहुत ही एमिकेबली सॉल्व करने का कोई तरीका निकाल दिया जाए, तो वो सारा का सारा जो क्लॉगिंग हो गई है जस्टिस सिस्टम की, वो खत्म की जा सकती है एंड सारी की सारी पार्टीज थोड़ी सी सेटिस्फाइड भी रहेंगी इस एक्सपीरियंस से। इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड द पाई थ्रू कोलैबोरेटिव बार्गेनिंग और दोनों के इंटरेस्ट। अब ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म टोटल 4 प्रकार का होता है प्राइमरली, अगर जिसके ऊपर फोकस किया जाए तो एक एक करके हम उसको देख लेते हैं, क्योंकि देयर इज अ सटल स्लाइट डिफरेंसेस बिटवीन देम। आर्बिट्रेशन, कंसाइलेशन, नेगोशिएशन और मीडिएशन, ये 4 प्रकार के मेजरली ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आते हैं, जो कि डेफिनेशन के द्वारा आपको एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं और एक ऐसे टाइप क्वेश्चन इनके ऊपर आ सकता है। सबसे पहला होता है आर्बिट्रेशन। तो अभी जैसे स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया खोला गया है, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? इट इज आफ्टर द कोर्ट, जज एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी की तरह जो काम करता है, ट्रायल करता है। आर्बिट्रेशन इज बेसिकली माइल्डर वर्जन ऑफ इट। जज और जो कोर्ट होती है, दे आर बाउंड बाय द लॉ ऑफ इंडिया, दे आर बाउंड बाय द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उनको जो प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं वो उनके लिए मजबूरी होता है। आर्बिट्रेशन ऑन द अदर हैंड इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन सेवरल टर्म्स बट इट इज नॉट बाउंड बाय मेनी रूल्स। ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। बेसिकली जब दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट हो तो इट इज सबमिटेड टू एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जो कि एक डिसीजन लेता है। ओके, मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक सिंगल इंडिविजुअल आदमी भी हो सकता है या फिर 2-3 लोग भी हो सकते हैं। बेसिकली जिस प्रकार से कोर्ट में होता है, तो सिंगल जज हो गया या फिर 2-3 जज की एक जजमेंट हो जाती है, उसी प्रकार से आर्बिट्रर होता है। तो वो जो आर्बिट्रर जो बीच में आर्बिट्रेट करता है दो लोगों के बीच में, वो दोनों के डिस्प्यूट को सुन के प्री प्लान्ड, प्री डिसाइडेड रूल्स के बेसिस पर एक जजमेंट देता है, जिसको कहा जाता है अवार्ड, जो कि मोस्टली बाइंडिंग होता है पार्टीज पर। अब कोर्ट का जो ट्रायल होता है, आर्बिट्रेशन उससे कम फॉर्मल होता है और रूल्स जो होते हैं वो थोड़े से ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं। यूजुअली आर्बिट्रेशन जो होती है हमेशा जैसे दो बड़ी कंपनियां एक दूसरे के साथ किसी प्रकार के अग्रीमेंट में एंटर करती हैं, लेट्स से कि वोडाफोन और Amazon फॉर सम रीजंस एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का एग्रीमेंट साइन कर रही है, तो उस एग्रीमेंट के साइन करते वक्त ही ये दोनों की दोनों डिसीजन ले लेती हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो वी विल गो टू द आर्बिट्रेशन, एंड दीज आर द रूल्स दैट विल बी फॉलोड इन दैट केस। तो यूजुअली आर्बिट्रेशन प्री डिसाइडेड होता है दोनों पार्टीज के द्वारा कि बड़े एग्रीमेंट में वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करेंगे तो इस प्रकार से कर लेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दी कोर्ट्स, ताकि उनके पैसे भी बचे और उनका समय भी बच जाए। जनरली यूजुअली जब आर्बिट्रेटर डिसीजन दे देता है तो वो फाइनल डिसीजन हो जाता है। कुछ स्पेसिफिकली जुडिशियल इंटरवेंशन थोड़े से माइनर इश्यूज पर हो सकती है, बट इन केस आर्बिट्रेशन पे जाने के बाद, क्योंकि आर्बिट्रेशन में जाने की प्री कंडीशन ये है कि दोनों पार्टी का कंसेंट चाहिए होता है, तो दोनों पार्टी जब कंसेंट करके गई हैं आर्बिट्रेशन के पास, तो वहां से उसके बाद फाइनल अवार्ड आने के बाद रिजल्ट ही खत्म हो जाता है। इसके बाद होता है कंसाइलेशन एंड मीडिएशन, जो कि मोर और लेस सिनोनिमस है। ओके, दे आर मोर और लेस सिनोनिमस, ओवरलैप होंगे, इन वर्ड्स को कंफ्यूजन होना बहुत आसान सी है। कंसाइलेशन और आर्बिट्रेशन कॉन्सेप्ट वही है कि बेसिकली आर्बिट्रेशन में आप एक थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं डिसीजन लेने के लिए। कंसाइलेशन में मतलब कि समझौता करने की कोशिश की जा रही है, गए थर्ड पार्टी के पास है, ये फॉर्मल है। जब ये थर्ड पार्टी अवार्ड देगी, इट्स ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी, दोनों आदमियों का डिस्प्यूट सुनकर जब डिसीजन देगी तो वो फाइनल होगा। कंसाइलेशन में पार्टी से पूछा जाएगा पहले डिसीजन लेने से। इट्स अ नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर जो कि एक थर्ड पार्टी देती है, जिसको कंसाइलेटर कहते हैं। ये पार्टीज के डिस्प्यूट को म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी अग्रीड सेटलमेंट, यानी कि कंसाइलेटर जो होता है वो डिसीजन लेने से पहले दोनों पार्टीज का कंसेंट लेता है। आर्बिट्रेटर जो होता है वो पहले वो फ्रीली डिसीजन दे देता है। अब उसमें अगर कोई पार्टी खुश है ना खुश है तो उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका डिसीजन रूल्स के अकॉर्डिंग होता है और वो दोनों पार्टीज को मानना पड़ता है। कंसाइलेशन हमेशा डिसीजन देने से पहले ही दोनों पार्टी का कंसेंट ले लेता है, उसका पर्पस होता है कि इन दोनों को कंसेंट के ऊपर लिया जाए। तो लेस फॉर्मल फॉर्म ऑफ द आर्बिट्रेशन, यूजुअली पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन। वही वाली बात है कि अगर कंसाइलेशन में कुछ माना नहीं किसी एक पार्टी ने तो पार्टी डिनाई कर सकती है। जब दोनों मानेगी उसी के बाद फाइनल होगा। दोनों पार्टी एक्सेप्ट कर लेती हैं, सेटल डॉक्यूमेंट खत्म हो गया, तब उसके बाद वो फाइनल और बाइंडिंग की कंसाइलेशन हो गई, समझौता हो गया है दोनों पार्टीज के बीच में। मीडिएशन इज
लेसर फॉर्म ऑफ द कंसाइलेशन। इट इज एन एक इम्पार्शियल आदमी को बुलाओ जो कि बिचौलिया मीडिएटर होता है। दो दोस्तों में लड़ाई हो जाती है तो एक हॉस्टल का जो दूसरा सीनियर बच्चा होता है वो आके एक मीडिएशन करा देता है एक दूसरे के बीच में कि आप उसको फ़ोन मत किया कीजिए रात को और आप थोड़ा वहाँ से हॉस्टल से बाहर नहीं जाएगी, मतलब तरीके से किसी भी प्रकार से म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन। अगेन मीडिएटर के पास भी कोई राइट्स नहीं है, मीडिएटर दोनों को मना नहीं सकता है, दोनों को बस कंसेंट, उसका मेन जॉब होता है कम्युनिकेशन का। इसके अंदर वो कुछ और भी, मतलब दिस इज लाइक लेस फॉर्मल देन द कंसाइलेशन ऑल्सो। मीडिएटर कुछ डिसाइड नहीं करता है डिस्प्यूट के बारे में, बस पार्टीज को कम्युनिकेट करने के कोशिश में करता है और एक दूसरे से बोल सकता है कि आप यहां पर हैंडल कर लीजिए, यू कैन टेक दिस स्टेप बैक, यू कैन टेक दिस स्टेप फॉरवर्ड। मीडिएशन लीव कंट्रोल ऑफ द आउटकम विद द पार्टीज, पार्टीज के पास ही पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है। एंड द लास्ट वन, नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं है, दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो गया और दोनों लोग एक दूसरे से खुद नेगोशिएट करने के लिए आगे। यूजुअली थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व भी होती है तो एज अ प्लेटफॉर्म यूज की जाती है, क्योंकि अगर दो पार्टी किसी सिमिलर एक जगह पर मिल नहीं पा रही है तो थर्ड पार्टी के घर पर मिल लेती है जस्ट फॉर द नेगोशिएशन। नेगोशिएशन यानी कि नॉन थर्ड पार्टी, बाकी तीनों में तीन पार्टी इन्वॉल्व है। आर्बिट्रेशन में एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी है, कंसाइलेशन में एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी है, मीडिएटर इज द थर्ड पार्टी, वेयरएज नेगोशिएशन में यूजुअली अगर चाहे तो दोनों पार्टी कर सकती है। नॉन बाइंडिंग है, पार्टीज के बीच में जो डिस्कशन है इट इज इनिशिएटेड विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी थर्ड पार्टी, and then it is the most common method of the alternative dispute resolution mechanism. So the key here is that कि basically sports के जो इंडिया का जो सेक्टर है उसमें जिस प्रकार के अगर कोई disputes होंगे, सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग ट्रैप्ड इनटू द कोर्ट्स, इंस्टेड ऑफ गेटिंग, मतलब अब कोई स्टेडियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम से एसोसिएटेड कोई डिस्प्यूट हो गया, अब कोर्ट में चले गए तो कम से कम 10 साल 15 साल तक वो केसेस आगे चलते रहेंगे तो वो स्टेडियम पूरा पूरा बर्बाद हो जाएगा, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। सो इट वुड बी बेटर दैट दे हैव एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लाइक आर्बिट्रेशन, कि बेसिकली सॉल्यूशन जल्दी से मिले, कंसाइलेशन हो, मीडिएशन हो, किसी भी प्रकार से रिजल्ट निकले ताकि मूव फॉरवर्ड किया जा सके। एंड दिस इज व्हाट द प्लान ऑफ द स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया, जो कि अभी भी गुजरात में किरण रिजिजू जी ने ऑर्गेनाइज किया है। यू कैन फाइंड द PDF ऑन एनी ऑफ दिस सोशल मीडिया। हैव अ नाइस डे।